Dear students, today we'll discuss about mitochondria structure. कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, दैट वी विल डिस्कस टुडे. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोज प्लूरल जो वर्ड है, इट्स माइटोकॉन्ड्रियन, हम इसको सिंगुलर में कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है जो कि एक आपकी ग्रैनुलर संरचना होती है जो सेल्स में पाई जाती है. माइटो का मतलब होता है थ्रेड, कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रैन्यूल लाइक. और ये जो थ्रेड और ग्रैन्यूल लाइक जो संरचना होती है, जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, और ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में प्रेजेंट होती है. ये जो काम करती है इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. और इसको सबसे पहले रिचर्ड एल्टमैन ने इसको ऑब्ज़र्व किया था 1894 में. और ये जो टर्म है जो हम आज यूज़ करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये कार्ल बेंडा ने 1898 में प्रपोज करी थी. तो जब हम बात करते हैं कि ओरिजिन कैसा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये डिराइव हुए थे बैक्टीरिया से, या बैक्टीरियल एंसेस्टर्स रहे हैं. इनको हम एंडोसिम्बायोसिस कहते हैं. और ये जो एंडोसिम्बायोसिस का प्रोसेस है, जहाँ से कि माइटोकॉन्ड्रिया डिराइव हुए हैं बैक्टीरिया से, ये लगभग 2 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, जब एक बैक्टीरियम फ्यूज़ हुआ था एक आर्कियल सेल के साथ में, और उससे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनी थी एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल के द्वारा, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है. और जो क्लोजेस्ट जो रिलेटिव हैं बैक्टीरिया के, वो उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन हुआ था. और पहले जो व्यक्ति हैं इवान, उन्होंने बताया था कि ये एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसके एंसेस्टर्स रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के. और ये जो थ्योरी है इसको हम कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. ये जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है ये बताती है कि जो इनफोल्डिंग्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो कि एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें से एक एंडो मेम्ब्रेन कंपोनेंट बना जिसमें एक केंद्रक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था. उसके बाद में फर्स्ट जो एंडोसिम्बायोटिक जो इवेंट है, जिसमें कि एंसेस्ट्रल जो यूकैरियोटिक थे उन्होंने कंज्यूम किया एरोबिक बैक्टीरिया को, जिससे कि इवॉल्व हुए माइटोकॉन्ड्रिया. और सेकंड जो एंडोसिम्बायोटिक इवेंट था, उसमें जो पहले यूकैरियोटिक सेल्स थी उन्होंने कंज्यूम किया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को, जो कि इवॉल्व हुए क्लोरोप्लास्ट में. और उससे आपके निर्मित हुए एरोबिक बैक्टीरियम और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम. और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम से इवॉल्व हुए मॉडर्न फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स. और जो एरोबिक जो बैक्टीरियम थे उससे क्या राइज हुआ, आपके मॉडर्न हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया है. तो इस तरह से ये थ्योरी क्या है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है. ये जो बायोजेनेसिस जो अभी आपने पढ़ा कि ये जो हुआ एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ग्रो करते हैं बाय इम्पोर्टिंग मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. और कुछ इंटरनल सिंथेसिस होता है प्रोटीन्स का, रेप्लिकेशन होता है जीनोम का. और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है माइटोकॉन्ड्रियल फ्यूशन की, वो इम्प्रूव हुई है रिसेंट ईयर्स में. जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है इन विट्रो एसेज का, आइडेंटिफिकेशन हुआ है प्रोटीन्स का. और जो बैलेंस रहता है फ्यूशन और फिशन में, तो एक मेजर डिटर्मिनेंट होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल नंबर कितने होंगे, लेंथ कितनी होगी, डिग्री ऑफ इंटरकनेक्शन कितना होगा. जैसे जैसे फ्यूशन ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो ज़्यादा एलोंगेटेड और इंटरकनेक्टेड होते हैं. और जब प्रिडोमिनेंस होता है फिशन का, उससे क्या होता है, न्यूमरस मतलब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया निर्मित हो जाते हैं. तो इस तरह से फ्यूशन और फिशन डिटरमाइन करता है कि भी कैसा माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होगा, कितनी उसकी लंबाई होगी, कैसे उसका डिग्री ऑफ इंटर कनेक्शन होगा. अगर आपके फ्यूशन ज़्यादा है किसके मुकाबले, फिशन के मुकाबले, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होंगे, एलोंगेटेड होंगे और इंटर कनेक्टेड होंगे. और अगर आपके फिशन ज़्यादा है तो उससे फॉर्मेशन किसका ज़्यादा होगा, न्यूमरस और डिस्टिंक्ट, मतलब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया आपके बन जाएंगे. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जेनेटिक्स के प्रारूप में हम इस रोल को इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं.
तो अब परिभाषा क्या होगी? अब ये जो पावर हाउस ऑफ द सेल हम जिसे कहते हैं कि ये ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिबन शेप्ड सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं सेल में। इन्हें हम पावर हाउस ऊर्जा केंद्र बोलते हैं कोशिका का, और ये सप्लाई करते हैं नेसेसरी एटीपी। कैसे सप्लाई करेंगे? जब ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? फूड का होगा, सबस्ट्रेट्स का होगा। तो जो एंजाइमेटिक जो ऑक्सीडेशन होता है केमिकल कंपाउंड्स का, जिससे कि ऊर्जा रिलीज़ होती है, तो ये पावर हाउस हैं। अब इनकी संख्या कहाँ ज़्यादा होगी? जहाँ पे कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जैसे कि हमारे लिवर सेल्स में, हमारी माइक्रोविलाई में। तो जो जितना ज़्यादा काम करेगा वहाँ पे इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर ज़्यादा होंगे। एवरेज अगर हम बात करें तो एक सेल में लगभग 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होते हैं, जो कि 25% उसका सेल के वॉल्यूम को निर्मित करते हैं। इसकी जो खोज है रिचर्ड एल्मन ने की थी, और बेंडा ने इसकी टर्म माइटोकॉन्ड्रिया बताई थी, जैसा कि हमने इसको फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था। तो ये है परिभाषा माइटोकॉन्ड्रिया की। ये एक ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिबन शेप्ड सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एरोबिक जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीडेशन होता है फूड सबस्ट्रेट का, जिससे कि ऊर्जा निर्मित होती है। अब क्या इसके मुख्य लक्षण होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के? ये कैसे हैं? मोबाइल है, मोबाइल ऑर्गेनल्स हैं। एक तरह निर्धारित नहीं रहेगा इनका लोकस या स्थल। दे कीप ऑन मूविंग इन द साइटोप्लाज्म। डबल मेम्ब्रेन युक्त संरचना है। इनका जो डायमीटर है वो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर्स तक होता है। इसमें 4 डिस्टिंक्ट डोमेन्स होते हैं। कौन कौन से होंगे? आउटर मेम्ब्रेन जो कि बाहरी मेम्ब्रेन है, आंतरिक मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो अवकाश है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और अंदर जो है उसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये जो ऑर्गेनल है इसमें 2 झिल्लियाँ हैं, 2 मेम्ब्रेन्स हैं। बाहर की झिल्ली कैसी है? स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन, जिसमें कि मार्क्ड फोल्डिंग होती हैं। ट्यूबुलर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कैसी होती हैं? फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, वो स्मूथ नहीं होता है। लार्ज सरफेस एरिया होता है मैट्रिक्स स्पेस का। इन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है। नंबर और शेप माइटोकॉन्ड्रिया की, और कितने क्रिस्टी होंगे, मतलब कितनी इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होंगी, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, वो डिपेंड करता है सेल टाइप टू सेल टाइप। टिश्यूज़, उत्तक जो होते हैं, उत्तक किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के द्वारा। तो जो टिश्यूज़ हैं जिनमें कि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की जो दर है वो बहुत ज़्यादा होगी, जैसे कि हार्ट मसल्स हैं हमारी, तो उनमें क्या होगी? अगर हम हार्ट मसल्स की सेल्स देखें तो वो कैसी होंगी? लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टे युक्त संरचनाएं होंगी। अगर हम इवन विद इन वन टाइप ऑफ टिश्यू अगर हम देखें तो जो शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो भी वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल स्टेटस। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन्स होते हैं बहुत रिच होते हैं। किसमें बहुत ज़्यादा रिच होने चाहिए? प्रोटीन्स में बहुत ज़्यादा रिच होने चाहिए। अब लेट अस डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बाहरी माइटोकॉन्ड्रियल जो झिल्ली है वो कैसी है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो रिजेंबल करता है किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन में। पोरीन्स जो होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में वो अलाउ करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को टू बी एक्सचेंज। किसके बीच में एक्सचेंज होगा भाई? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और साइटोप्लाज्म के बीच में। तो इसमें पोरीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये रिच होता है बहुत सारे एंजाइम्स में, कोएंजाइम्स में, दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें प्रोटॉन पंप्स भी प्रेजेंट होता है और परमिएस प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि सिट्रेट्स हैं, एडीपी फॉस्फेट और एटीपी है। इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें से उंगली नुमा फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होती है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। और इनमें क्या होता है? जैसे हम टेनिस खेलते हैं ऐसा ही टेनिस रैकेट शेप पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं F1 जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ATPase एंजाइम होता है जो कि संश्लेषण करता है ATP का सिंथेसिस होता है। इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो
इम्परमिएबल होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए भी, और इसमें ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि इम्पॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स का ही इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके। तो दिस इज अबाउट योर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस डिस्कस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो कि स्पेस प्रेजेंट है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये जो स्पेस है इसमें वैसा ही कंपोजिशन होता है जैसा कि सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। डिफरेंस जो होता है प्रोटीन कंटेंट में होता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बाद में फोर्थ जो आएगा वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये कैसा होता है? लिक्विड होता है, कोलाइडल होता है, इसमें इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, इसमें सोलुबल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम जो कि भूमिका निभाते हैं क्रेब चक्र में, जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए को, जिससे कि प्रोडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हाइड्रोजन आयंस का। जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो रिड्यूस करते हैं मॉलिक्यूल्स को, NAD और FAD के मॉलिक्यूल्स को वो रिड्यूस करते हैं, और फिर वो पास होते हैं उन हाइड्रोजन आयंस टू रेस्पिरेटरी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ से कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकर करेगा, जिससे जनरेशन होगा एनर्जी रिच ATP मॉलिक्यूल्स का। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो मैट्रिक्स में होते हैं, सिंगल या डबल सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए भी जानते हैं। ऐसी कौन सी ऑर्गेनल है अपार्ट फ्रॉम योर न्यूक्लियस जो कि DNA को कैरी करता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा जीनोम का जो काम करता है, दैट इज प्रेजेंट इन आवर माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA, हम उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? MTDNA। क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रियल DNA। उसमें क्या होगा? 55S राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये सिंथेसाइज करते हैं 10% ऑफ द प्रोटीन्स अपने ही प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी के द्वारा। इसीलिए हम इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं। मतलब जो हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है वो क्या कहलाता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, क्योंकि ये सिंथेसाइज करता है 10% ऑफ द प्रोटीन्स इन देयर ओन प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी। दिस इज हाउ कि हमने जो भी पढ़ा अभी तक, अगर हम उसका एक स्कीमेटिक स्केच देखें तो इस तरह से आप देख सकते हो योर आउटर मेम्ब्रेन, योर इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में से क्रिस्टी निकली हुई आपको दिखाई दे रही हैं, फिंगर शेप संरचनाएं जो कि अंदर की ओर हैं, और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में आपको मैट्रिक्स स्पेस दिखाई दे रहा है। अंदर की तरफ जो आंतरिक होता है मैट्रिक्स स्पेस होता है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। तो एक तो मैट्रिक्स होगा, इनर मेम्ब्रेन होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा और आउटर मेम्ब्रेन होगा। बीच में आप ब्लू कलर का क्या देख रहे हो? DNA, जेनेटिक मटेरियल। अब अगर हम इसके मेम्ब्रेन को, इस हिस्से को बढ़ा करके देखें, दोनों मेम्ब्रेन्स और बीच का जो अवकाश है, तो आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसमें कि पोरीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आउटर जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या प्रेजेंट है? पोरीन्स और एंजाइम्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट हैं, जो कि आउटर मेम्ब्रेन में हैं। फिर आता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है इसमें हम क्या देख रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड काइनेजेस देख रहे हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि इसमें केराटिन काइनेज भी प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है आपका इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में आपको क्या दिखाई देते हैं? ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर्स, और जुड़े हुए क्या रहती है? ATP सिंथेज जुड़े हुए दिखाई देते हैं। और फिर आपको रेस्पिरेटरी जो चेन होती है वो भी यहीं पे प्रेजेंट होती है। फिर आपके आता है मैट्रिक्स स्पेस। ये जो मैट्रिक्स जो स्पेस होती है इसमें एंजाइम्स होते हैं ऑफ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि भी इसके जो कार्य होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के वो क्या क्या होंगे। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है एनर्जी का प्रोडक्शन करना। ये जो एनर्जी है किस फॉर्म में होती है? ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि सेल की एनर्जी करेंसी है। तो क्वेश्चन जब आता है कि सेल की एनर्जी करेंसी कौन सी होती है, तो वो कौन सी होगी? ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये प्रोवाइड करेगी एनर्जी, जो एक ड्राइव करता है सेलुलर रिएक्शंस को और मैकेनिज्म्स को। जो सिंपलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूट्रिशन के, वो कहाँ पे जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। उनकी क्या होगी? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने से क्या बनेगा?
चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। ये जो चार्ज मॉलिक्यूल्स बन गए ये किससे कंबाइन करेंगे? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? एटीपी मॉलिक्यूल्स। नाउ दिस प्रोसेस, क्योंकि ये चार्ज मॉलिक्यूल्स से हो रहा है और जो चार्ज मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आपके ब्राउन फैट, जो कि एक्यूमुलेट करता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स जैसे कि हीम, फेरेटिन, आयंस ऑफ कैल्शियम आयंस, और आपके फॉस्फेट्स, हाइड्रोजन फॉस्फेट्स, जो कि हमारे ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ बोन्स या यॉक प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल्स को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन को कैल्शियम आयंस की। कहाँ पे? सेल के अंदर। मतलब कैल्शियम आयंस की जो मात्रा है उसको निर्धारित करने का कार्य भी करते हैं। ये बिल्डअप करते हैं सर्टन पार्ट्स ऑफ ब्लड एंड हार्मोन, जैसे कि आपके टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। लिवर जो सेल होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जो लिवर सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहे हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन किसका होगा? अमोनिया का। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोग्राम सेल डेथ में। मतलब एज यू नो द सेल साइकिल इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप्स एंड ए सेल अंडरगोज सेनेसेंस, एंड आफ्टर सेनेसेंस या एजिंग हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की सेल की डेथ होती है जो कि प्रोग्राम सेल डेथ है या एपोप्टोसिस है। तो इस तरह से कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड the structure and functions of mitochondria in a very simplified way. Thank you for watching the